हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज एस्पिरेंट्स। आज मैं काफ़ी दिन बाद ऑनलाइन हुआ हूँ, ठीक है, आपकी क्लासेज के लिए, क्योंकि एक्चुअली मेरी फैमिली में ताई जी एक्सपायर कर गई थी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे आने में वापस। और मैंने अपने बाल हटवाए हैं, तो इसलिए मैंने कैप पहनी हुई है। और आज मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करूँगा आपके सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस कोल्ड वार एरा के एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो आपके नवंबर दिसंबर एग्जाम में आने वाले हैं। इस तरीके से मैं हर चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन सीरीज बना के आपको देने वाला हूँ। तो जो भी है आपके फ्रेंड हैं, आपके क्लासमेट है, सबको आप चैनल ज्वाइन और सब्सक्राइब करा सकते हैं। जो कि क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड आने हैं। आप खास ये ध्यान दें कि जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। जो क्वेश्चन है अच्छे से कर लें, कवर कर लें, और यही क्वेश्चन आप रिपीट करके अपने एग्जाम में जाके प्रिपेयर कर लें, कंप्लीट कर लें। आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 40 अराउंड 40। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन कोल्ड वार एरा का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वार इज रॉन्ग। यानी कोल्ड वार के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो गलत है। इट वाज द कंपटीशन बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव अलायंस। यानी कि क्या सोवियत यूनियन और यूएस के अलायंस के बीच में ये रिस्पेक्टिव कंपटीशन था। यस, ये सही है, तो इसको गलत नहीं कर सकते। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। यानी कि सुपर पावर के बीच में आइडियोलॉजिकल विचारधारात्मक लड़ाई थी। ये भी सही है, तो इसको भी हम नहीं कह सकते। वैचारिक युद्ध भी था, ये भी ठीक है। इट ट्रिग ऑफ एन आर्म रेस। इसने हथियारों की होड़ शुरू कर दी, ये भी सही है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 3 नंबर भी ठीक है। द यूएस एंड यूएसएसआर वार इंगेज डायरेक्ट वॉर। ये गलत है, क्योंकि डायरेक्ट यही नहीं थे, और भी सारे देश थे जो लड़ रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो रॉन्ग सेंटेंस है वो आपका डी है। ठीक है, आपका जो आंसर है वो आपका डी है। यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में लगे हुए थे। ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से बाकी सारे देश लगे हुए थे, तो ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका है, आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रॉन्ग। यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज में कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका सी पॉइंट आपका सही लगाया गया है, फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ ग्लोबल इशू। यानी कि वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता नीति का पालन करना। ठीक है, क्योंकि इनके सारे देश जो थे वो कमजोर थे, नए नए स्वतंत्र हुए देश थे, तो इनको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना था। वो ग्लोबल इश्यूज पे इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, या फिर कोल्ड वार में कहीं भी अपनी भागीदारी नहीं दिखा सकते थे, और इन्होंने ऐसा ही डिसीजन लिया। ठीक है, तो ये सी पॉइंट आपका जो है वो राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका सही है, थर्ड पॉइंट आपका। क्वेश्चन थर्ड, मेक करेक्ट ऑफ रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड बाय द सुपर पावर। यानी कि जिन प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत चिन्हित करें जो महाशक्तियों द्वारा गठित सैन्य संबंधों की विशेषताओं का वर्णन करता है। ठीक है, यानी कि सही है या गलत है, उस स्टेटमेंट में आपको रॉन्ग या राइट लगाना है। मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द अलायंस, फर्स्ट पॉइंट है, मेंबर ऑफ द कंट्रीज ऑफ अलायंस आर द प्रोवाइड बेसेस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स ऑफ सुपर पावर। यानी कि गठबंधन के सदस्य, जो भी अलायंस ग्रुप के सदस्य थे, महाशक्तियों को अपनी अपनी भूमि प्रदान करते थे वॉर के लिए, आर्मी बेस बनाने की। तो एकदम राइट है ये फर्स्ट पॉइंट आपका। क्या है, इसके लिए आपको राइट लगाना पड़ेगा। सेकेंड है, मेंबर ऑफ कंट्रीज टू सपोर्ट सुपर पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्टडी। यानी कि जितने भी ग्रुप के मेंबर होते थे वो महाशक्तियों की विचारधाराओं की आइडियोलॉजी में समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे, तो ये भी सही है, इसको भी आप करेंगे राइट। थर्ड ऑप्शन है, व्हेन इज द नेशन अटैक ऑफ मेंबर कंट्री इज द कंसीडर एन अटैक ऑफ एन मेंबर कंट्रीज। यानी कि जब कोई राष्ट्र किसी देश पर हमला करता तो इसे सभी देशों पर हमला माना जाता था। ये भी आपका सही है, तो इसको भी आप क्या करेंगे
राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, ये भी आपका क्या है, राइट। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये सी है होना चाहिए, जबकि ई प्रिंट है। ठीक है, ये क्लर्किकल मिस्टेक है। ठीक है, तो ये सी पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है सुपर पावर असिस्ट द ऑल मेंबर कंट्री टू डेवलप देयर ऑन अंडर वेपन्स। सुपर पावर अपने सभी अंडर में जो देश आते थे अलायंस में तो उनको क्या वेपन्स डेवलप करने में, बनाने में सहायता करते थे, विकास करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है, सुपर पावर सिर्फ उनका इस्तेमाल करते थे, उनको कभी वेपन्स के लिए अप्रूव्ड या अथॉरिटी नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज वेयर राइट अगेंस्ट ईच ऑफ द ब्लॉक दे बीन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। यानी कि ये काफी कुछ कंट्रीज की लिस्ट है, जो कुछ देशों के साथ उनके अगेंस्ट जो देश थे उनका नाम लिखना है कि कौन किस ब्लॉक के अगेंस्ट थे वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे पोलैंड है, पोलैंड जो है सोवियत ब्लॉक के अगेंस्ट था। ठीक है, फ्रांस जो है अमेरिकन ब्लॉक के अगेंस्ट था, जापान अमेरिकन ब्लॉक के अगेंस्ट था, नाइजीरिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सदस्य था, यानी कि गुट निरपेक्षता, नाइजीरिया जो है गुट निरपेक्षता देशों का सदस्य था। ठीक है, ये आपका नाइजीरिया जो है ये गुट निरपेक्षता की नीति का था। ठीक है ना, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलनों में इसने हिस्सा लिया। तो ना तो ये अमेरिका के ब्लॉक में था, ना तो यूएसएसआर के ब्लॉक में था, राइट। इसी तरीके से आपका है नॉर्थ कोरिया। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट है आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया जो है सोवियत ब्लॉक का था। ठीक है, एंड श्रीलंका भी क्या था, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का था मेंबर। ठीक है, तो इसमें से पोलैंड, फ्रांस, जापान, नॉर्थ कोरिया, इन लोगों ने ब्लॉक्स को एंट्री की, ब्लॉक्स का सपोर्ट किया। ठीक है, किसी ने अमेरिकन ब्लॉक का, किसी ने सोवियत ब्लॉक का। बट नाइजीरिया एंड श्रीलंका, इन्होंने किसी ब्लॉक का समर्थन नहीं किया, किसी ब्लॉक को सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो है नाम, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है, इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन को ही नाम कहा जाता, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। इसमें नाइजीरिया और श्रीलंका ये दोनों देश शामिल हो गए। ठीक है, ये आपके नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। यानी कौन सा कंट्री ऐसा था जो इसमें नाटो का मेंबर नहीं था। फर्स्ट है यूएसए, सेकंड है इंग्लैंड, थर्ड है फ्रांस, या इनमें से कोई नहीं। तो सारे नाटो के मेंबर थे, तो इन सब का नाटो का मेंबर था। ये नॉन ऑफ दीज, मतलब ये कि इनमें से ये सही है। ठीक है, सॉरी, मतलब ये कि ये नाटो के मेंबर इनमें से कोई भी नहीं थे। ठीक है, इनमें तो कोई भी नाटो का मेंबर नहीं था। तो नॉन ऑफ दीज पे आप निशान लगा देंगे डी पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ सीटो। यानी सीटो के कौन से मेंबर इसमें नहीं थे। यूएसएसआर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी कि इसमें से यूएसएसआर जो था वो सीटो का मेंबर नहीं था। ठीक है, तो ये रहा यूएसएसआर आपका आंसर, जो कि सीटो का मेंबर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू इज फॉल्स। यानी कि न्यू इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशन में कौन सा सेंटेंस जो है फॉल्स है। यानी कि एलडीसी को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण देना, ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट, पश्चिमी बाजारों तक आसानी से पहुंचा जा सके, ऐसा न्यू इकोनॉमिक फोरम था। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज की कॉस्ट थी टेक्नोलॉजी की उसको कम करना, ऐसा भी कुछ नहीं था। प्रोवाइड द डेवलपमेंट कंट्रीज विद द ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो ये रोल था न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल पॉलिसीज का। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का काम था विकसित देशों को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में एक बड़ी भूमिका प्रदान करें। यानी जितने भी बड़े देश हैं या जो बढ़ना चाह रहे हैं उनको डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये डी पॉइंट आपका सही है। नियो, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल
इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्यू जो है ये क्लर्कल मिस्टेक है। ठीक है, इसका मतलब होता है NIE और O, ये है नियो। ठीक है, नियो यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका काम था जितने भी डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री को ग्रूम करके आगे बढ़ाना और इनको जो है महाशक्तियों के साथ ऐड करवाना, जिससे इनका जितना भी रिसोर्स है ये यूटिलाइज हो सके पूरे वर्ल्ड के लिए और ये पेट्रोलियम और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके। ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। इन 1945 द अलाइंड फोर्सेज इंक्लूडेड द यूएस, यानी कि 1945 में यूएस में कौन सी कंट्री थी एंड यूएसएसआर में कौन सी कंट्री थी? तो 1945 में यूएस में ब्रिटेन, ठीक है, और यूएसएसआर में फ्रांस। फ्रांस यूएसएसआर की ब्लॉक में था और ब्रिटेन यूएसए की ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन कंट्रीज ऑफ एसिस पावर, यानी कि अक्षदेशियों के प्रमुख, यानी कि जो धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस पावर यानी कि धुरी राष्ट्र के जो कंट्रीज थे वो कौन कौन से थे? तो इसमें जो है जर्मनी, इटली एंड जापान। जर्मनी, इटली, जापान इनके प्रमुख कंट्रीज थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेन नंबर क्वेश्चन। राइट द मेन कंट्रीज ऑफ अलाइड फोर्सेज ड्यूरिंग द सेकेंड वॉर, यानी कि अलाइड फोर्सेज में कौन से देश थे, मित्र देशों में कौन कौन से देश थे? तो इसमें थे यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस और यूएसएसआर। तो ये जो यूएसए और यूएसएसआर थे साथ में थे, फ्रांस, ये सारे दोस्त थे आपस में, लेकिन कुछ डिफरेंट पॉलिसीज के रीजन से अपनी सुपर पावर को बढ़ाने और वर्ल्ड को दिखाने के चक्कर में रूस और अमेरिका में वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर की सिचुएशन आई। ये स्ट्रगल था, वॉर का स्ट्रगल था, ये वॉर नहीं कह सकते एक्चुअली कोल्ड वॉर को। ये एक सिचुएशन थी जो इसमें जो है कंडीशन ऐसी हो गई जिसमें ना डेवलपमेंट हुई, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, ना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई। हर कोई वॉर के पीछे रहा और ब्लॉक में पूरा वर्ल्ड अलग अलग हो गया। ठीक है ना। तो इनकी खुद की ये जो है हेजेमनी की थॉट थे, वर्चस्व की बातें थी, इसलिए जो है लोग अलग अलग ब्लॉक में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा हम खींचेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। नेम ऑफ द 4 कंट्रीज द ज्वाइन द सोवियत ब्लॉक, यानी कि सोवियत ब्लॉक में कौन कौन सी कंट्रीज थे? तो इसमें बुल्गारिया है आपका, हंगरी है, पोलैंड है और रोमानिया। राइट, ये है आपके क्वेश्चन। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस अक्यूर्ड इन, यानी कि कब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस स्टार्ट हुआ? आप लिखेंगे सीधे सीधे 1962। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल्ड वार का मेन टाइम ये था, कोल्ड वार की चरम सीमा बिंदु यही थी। ये पूछते हैं जो कोल्ड वार का चरम बिंदु कब था, आप 1962 लिख सकते हैं। ठीक है ना, हर बार आता है, तो इसको जरूर आप कंप्लीट करें। हु कॉल्ड द कोल्ड वार अ लॉन्ग ट्विलाइट स्ट्रगल, किसने कहा कि कोल्ड वार सबसे लंबी चलने वाली लड़ाई है, या कोल्ड वार सबसे लंबी गोधूली संघर्ष है, यानी कि सबसे लंबी लड़ाई चलने वाली संघर्ष है? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी, JF कैनेडी, इनका फुल नेम था JF कैनेडी। ठीक है, इन्होंने जो है कहा है कि कोल्ड वार सबसे ज्यादा ड्यूरेशन में था। तो था भी सबसे ज्यादा ड्यूरेशन, कोल्ड वार का ड्यूरेशन भी था सबसे ज्यादा 45 to 90। अब इसका मतलब ये नहीं है, आगे 9 भी लगा दीजिए इसका। ये ड्यूरेशन था आपका कोल्ड वार का। 1989 में क्या बर्लिन की दीवार गिर गई? ठीक है, क्या 1989 में 9 दिसंबर आई थी, 9 दिसंबर में क्या था? बर्लिन की दीवार गिर गई, बर्लिन की दीवार गिर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन। इन विच ईयर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश, यानी कि सीएटो
सेतु की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हो गई थी इसकी दक्षिण पूर्व एशिया संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। इन विच ईयर सेंट्रल ट्रेजरी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो वाज इस्टेब्लिश? तो इसका टाइम था 1955। इसका टाइम था 1955। 1955 में सेंटो की स्थापना हुई। अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 5 कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न अलायंस, यानी पश्चिमी गठबंधन। वेस्टर्न अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड वेस्ट जर्मनी जो है इसके ब्लॉक में थे, वेस्टर्न अलायंस में आते थे। पश्चिमी यूरोपीय देश में ये देश थे। ठीक है, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, ये जो थे वेस्टर्न अलायंस में आते थे, पश्चिमी यूरोप के देशों में आते थे। 17 नंबर क्वेश्चन है इन विच ईयर यूएसएसआर इंटरवेंटेड इन हंगरी, यानी कि हंगरी को कब हस्तक्षेप किया यूएसएसआर ने? ठीक है, तो 1956 में हंगरी को इंटरफेयर किया रूस ने निजी कारणों से। ठीक है, ये क्वेश्चन 2003 में आया है और 2003 और 2015 में आया हुआ है। ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है, बट क्या आता है इसलिए मैंने दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, मे भाई आ सकता है लक बाई चांस, ये ज़्यादा आया नहीं है हमारे चैप्टर में, बहुत ज़्यादा इसका जिक्र नहीं हुआ है। फिर भी एज ए प्रैक्टिकली अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके नवंबर दिसंबर के एग्जाम में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई पुट इट देयर। लास्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। इन विच ईयर यूएसए ड्रॉप 2 एटॉमिक बम ऑन जापान मेन सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी, यानी कि इससे तो इन 4 क्वेश्चन आपके कवर हो गए कि जापान पर बम कब गिराया गया, तो इसका टाइम है 1945। कहाँ गिराया गया? नागासाकी एंड हिरोशिमा। ठीक है, अच्छा एक और भी चीज है, इनके 2 नाम थे, इन बमों के नाम थे। ये क्या नाम थे आपके बमों के? लिटिल बॉय एंड सेकेंड था फैट मैन। ठीक है, तो ये लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 बम थे, इनको जो है नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया। लिटिल बम था जो वो है नागासाकी पे गिरा और हिरोशिमा पे जो है वो फैट मैन गिरा। बहुत ज़्यादा तबाही हुई, लोग लूले लंगड़े हुए, सालों तक इसका असर रहा, बीमारियों में रहा। ठीक है ना, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको नवंबर दिसंबर के एग्जाम में हेल्प करेंगे पूरी तरीके से, तो प्लीज इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो ना, कुछ और भी क्वेश्चन या कोई और भी वर्ड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आपको चाहिए, हर एक चैप्टर के मैं एमसीक्यूज देने वाला हूँ और साथ में अलग अलग एक्सप्लेनेशन क्लासेस भी बनाने वाला हूँ जो आपको मार्च और अप्रैल के लिए हेल्प करेंगे। तो अभी आप ये कंटिन्यू करें और जो भी डाउट हो, जो भी और कुछ नई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, और आगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो भेजें जिससे कि उन सभी की हेल्प हो पाए। थैंक यू।